सो दिस टेक्स्ट साउंड एंड इमेजेस, इन द टेक्स्ट साउंड एंड इमेजेस हमें जो चीज़ें मिल रही हैं वो क्या क्या है। इसमें पहली चीज़ तो हमारे पास यही आ गई कि मल्टीमीडिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर तीनों टेक्स्ट साउंड इमेजेस एंड मोशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल। अच्छा, अब जो यहाँ पे टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने बहुत यानी फोकस करके देखना है। डेफिनेशन कहती है कि एवरी कैरेक्टर दैट इज इनपुट इनटू अ कंप्यूटर मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बाइनरी कोड। यानी मैं कीबोर्ड से कोई भी चीज़ प्रेस करूंगा, उसका एक बैकग्राउंड में बाइनरी कोड जनरेट लाजमी होना है, इंक्लूडिंग हम्म। द स्पेसेस वी टाइप। यानी कि ये जो अभी भी जो टाइप हुआ हुआ डेटा है इसमें अगर स्पेस आ रहा है इस जगह पे आ, या किसी भी सर्टेन जगह के ऊपर यूज में, आई माइट जस्ट take the laser pen over here so you can see this in this space and the space after this line, particular line। so ये सब की सब चीजें जो हैं, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, ये स्पेसेस भी एक एक कैरेक्टर काउंट होगा हमारे पास। अच्छा, between words in a special character must use for the punctuation, तो there must be some number बिहाइंड वॉट एवर वी आर टाइपिंग। वो जो फुल स्टॉप का डॉट लगा हुआ है वन के साथ, टू के साथ और थ्री के हम्म। साथ, वो भी एक कैरेक्टर है। और उसके पीछे भी कोई बाइनरी नंबर होना चाहिए, कहने का मकसद ये। अच्छा, इट इज हम्म। इंपॉर्टेंट that computers have the common set of characters that are recognized by the variety of the system। इसका मतलब है कि मेरे पास किसी और ब्रांड का कंप्यूटर है और आपके पास किसी और ब्रांड का कंप्यूटर है, और मेरे कोडिंग मैकेनिज्म बाइनरी के कुछ और हों और आपके कुछ और हों, तो अगर मैं डेटा फाइल ट्रांसफर करूं आपको, तो आपको तो फाइल ही कुछ और खुली हुई मिलेगी, कुछ और लिखा हुआ ऐसा नजर ही है। आएगा। ठीक है ना? सो हम ये चाहते ही नहीं हैं, हम तो चाहते हैं कि सबका एक जैसा हो। तो एक स्टैंडर्ड हमने बनाने शुरू किए, यानी कि जब कंप्यूटिंग वर्ल्ड स्टार्ट हुई तो कंप्यूटर बनाने वाले जितने लोग आना शुरू हुए मार्केट के अंदर, उनको बताया गया कि देखो इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर लेते हैं, अदरवाइज हम आपस में एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। उसमें से कुछ लोगों ने बातें मानी और कुछ लोगों ने बातें नहीं मानी। जिन्होंने नहीं मानी वो मार्केट से आउट हो गए। ठीक है? यानी वो ऑब्वियसली वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाहते थे, वो मार्केट में रहे ही नहीं, खत्म हो गए वो। इनमें पहला जो हमारे पास बना वो है ASCII, एस्की बोलते हैं इसको शॉर्ट में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और दूसरा जब ये एस्की के बाद हमने जो सेकंड बनाया वो था एक्सटेंडेड एस्की। एस्की को ये एक्सटेंड किया था। उसके बाद ये हम्म। यूनिकोड बना, और यूनिकोड के थ्रू हमने बहुत सारे काम शुरू किए। इसकी फर्दर जो हमारे पास डिटेल है उस पर आना शुरू करते हैं। एस्की क्या क्या कर रहा है भाई? वो कहते हैं एस्की कोड यूजेस 7 बाइनरी बिट्स टू रिप्रेजेंट ऑल कॉमनली यूज कैरेक्टर। अब ये हम चैप्टर 1 के ही अंदर हैं तो हमें ये बिट्स का पता है कि 1 2 4 8 16, ये सारा हम लिखते चले आ रहे हैं। ठीक है ना? तो वो जो नंबर सिस्टम्स है हमारे पास, यानी 7 बिट्स और 8 बिट्स, जिनको हम ऐसे लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, ये 8 बिट पैटर्न है। इस 8 बिट हम्म। पैटर्न के ऊपर में से 7 बिट्स में हम क्या यूज कर रहे हैं? एस्की को यूज कर रहे हैं। तो एक तो ये बात याद रखने की है। ठीक है, इसमें 7 बिट्स यूज हो रहे हैं। यानी अब आपको बाइनरी कन्वर्जन्स आती हैं और आपको पता है कि अगर मैं इन सबको 1 कर दूं तो टोटल, और इसको 0 कर दूं तो टोटल, दिस इज इक्विवेलेंट टू 127। राइट? हम्म। इक्विवेलेंट टू 127 का मतलब क्या हुआ? या तो फिर मैं ये कहूं एग्जामिनेशन क्वेश्चन के अंदर कि एस की कितनी लिमिट यूज कर रहा है, एस की मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो मैं उसको बताऊं कि 127 कैरेक्टर, ये कैरेक्टर सेट्स बोलते हैं हम इनको ना, तो 127 कैरेक्टर्स यूज कर सकता है, या मैं कहूं कि बस सिंपली 7 बिट्स यूज कर रहा है। ठीक है, दोनों आंसर एप्लीकेबल होंगे। अच्छा,
उसके हम्म। बाद क्या हुआ, इसके अंदर है क्या एस्की के अंदर? दिस प्रोवाइड द कैरेक्टर सेट दैट हैज 128, 120 जीरो से अगर हम काउंट करेंगे तो 128 बनेंगे। ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर्स मेड अप ऑफ 26 अपर केस लेटर, 26 लोअर केस लेटर, द डिजिट्स, पंक्चुएशन मार्क्स, फ्यू जो कि अवेलेबल है। यानी कैपिटल ए का बाइनरी नंबर कुछ और होगा, बी का कुछ और होगा, मतलब यूनिक होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, इसी तरह जी। स्मॉल ए का कुछ और होगा और स्मॉल बी का कुछ और होगा। यानी वो ये दोनों हम्म। इक्विवेलेंट नहीं होंगे, दोनों ए सेम नहीं है। इसको मैं हम्म। ऐसे करके कट कर रहा हूँ, इसका मतलब है दिस इज नॉट सेम, राइट। डिजिट्स होंगे, यानी कि अगर मैं 1 2 3 भी लिखता हूँ, इनके पीछे भी इनकी कोई बाइनरी बनी हुई होगी। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू लुक फॉर, कि वो बाइनरीज क्या हैं, थोड़ा बहुत हमें देखना चाहिए। इसी तरह कुछ हम्म। स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे ये एट द रेट का साइन। ठीक है, कुछ स्पेशल एक हैश का साइन हम जिसको कहते हैं, इसको कुछ और भी कहते हैं लेकिन हम हैश कह रहे हैं फिलहाल। और भी कुछ साइंस हैं जो कि हमें यूजली यूज नहीं करते, लेकिन ऑब्वियसली काम की चीज़ें हैं वो भी। पंक्चुएशन में जैसे सेमी कॉलन, कॉलन, कॉमा, ये सारे एसकी के अंदर आते तो हैं। इसको कैसे लिखेंगे सर? अच्छा, लिखेंगे क्या मतलब है? मतलब बाइनरी में कैसे शो होगा ये? ओके, देखो ये ऐसे शो होता है बाइनरी के अंदर, अब जरा सा फोकस में रहना। ये कहते हैं कि स्मॉल ए की जो स्मॉल ए की जो वैल्यू है एस्की कोड के अंदर, यानी अगर डेनरी के हिसाब से देखूं तो हम 65 लिखते हैं। बाइनरी में ये 65 लिखा हुआ है। 1 2 4 8 16 32 64, 64 प्लस 1, 65, राइट। अच्छा, ये हम्म। कैपिटल का लिखा है, नॉट स्मॉल। आई एम वेरी सॉरी, मैं खुद तो कंफ्यूज हो गया। ये लाइन यहाँ खींचनी चाहिए, एक कैपिटल ए की बात हो रही है। ठीक है, हम्म। कैपिटल बी 66, कैपिटल सी 67। अच्छा, अब इस तरह से हम्म। हम चलाते हैं तो वहां भी ए टू जी हम निकाल सकते हैं। यानी वो कहते हैं हम्म। 97 से स्टार्ट करूंगा, 98, 99, 100। बट इस पे 1 मिनट के बाद दोबारा वापस आते हैं। हम पहले अपनी यहाँ की बात खत्म कर दें। अच्छा, अ, अब एक्सटेंडेड एस्की जो है, जो एक्सटेंड किया है एस्की को हमने हमने कहा यार 7 बिट्स यूज कर रहे थे, 127 कैरेक्टर्स थे हमारे पास, तो व्हाई नॉट यूज द इंटायर कैरेक्टर सेट्स, पूरे के पूरे यूज क्यों ना कर लें। तो 128 यानी 8 बिट एक्सटेंडेड के अंदर यूज करना शुरू किया। 8 बिट एक्सटेंडेड में शुरू किया तो हमारे पास 255 कैरेक्टर्स बनेंगे। ठीक है, 256 जो लिखा है वो फिर वो जीरो से लेकर 255 अगर काउंट करेंगे तो जीरो इंक्लूड करेंगे तो 256 बनता है। सो उससे क्या किया हमने हमने छोटे छोटे से और अल्फाबेट्स बनाए, यानी कि इंग्लिश तो हमने कवर कर ली थी, डिजिट्स हमने 0 से 9 कवर कर लिए थे, हमने ग्रामेटिकल और स्पेशल कैरेक्टर सेट्स हमने यूज कर लिए थे। तो फिर हमने क्या यूज किया, फिर बेसिकली ये जो टेबल्स बनते हैं ना यार, यानी मैं एक टेबल बनाऊं ऐसे करके, सपोज फॉर अ वाइल, और इसमें मैंने 4 खाने बना दिए। इसमें लिख दिया लेट सपोज कोई भी कैरेक्टर ए बी सी डी, कुछ भी लिख दिया हमने। इसमें ये जो ये वाला एरिया है लाइन का, यानी ऐसे करके और ऐसे, ये एरिया भी एक कैरेक्टर है। और ऑब्वियसली जो डैशेस ऊपर तक चल रहे हैं ये भी कैरेक्टर्स हैं। सिमिलरली ये जो बीच का एरिया है ये भी एक कैरेक्टर है, यानी ये प्लस छोटा सा प्लस टाइप का बना है नहीं प्लस। ठीक है, प्लस टाइप की चीज बनी हुई है। और अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो ये रिवर्स में एल सा बना हुआ है। ये भी कैरेक्टर सेट्स हुए जो कि एक्सटेंडेड में हमें मिले। ठीक है, ये हमें एक्चुअल यानी एस्की में नहीं मिले थे, एक्सटेंडेड एस्की में ये भी मिलना शुरू हो गए। तो अब हम टेबल्स को ड्रॉ करना शुरू कर दिया हमने फिर। ठीक है, उससे पहले कंप्यूटर में टेबल नहीं ड्रॉ हो पाते थे। फिर वो कैसे करते थे हम लोग, अब वो जज्बाती करके काम करते थे, क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन था अवेलेबल, और इक्वल्स टू का साइन मौजूद था। और एक आपके पास कीबोर्ड के ऊपर यूजुअली एक की होती है स्लैश के साथ, जो एक होता है स्लैश, एक होता है बैक स्लैश। बैक स्लैश के साथ एक की ऐसे करके बनी होती है बैक स्लैश, और ऊपर एक ऐसे लाइन बनी हुई होती है।
इस लाइन को यूज कर करके हम जो है ना टेबल्स बना लिया करते थे, जब एस की मौजूद था, एक्सटेंडेड नहीं था। एक्सटेंडेड आया तो उसने हमें और पावर देना शुरू की, और उसने हमें और चीजें देना शुरू की। एनीवे, सो हम ये देख रहे थे भाई, एस्की कोड्स। एस्की कोड्स के अंदर हमने कहा स्मॉल ए इज बेसिकली डेनरी इक्विवेलेंट 97, और उसकी बाइनरी आपको बनानी पड़ेगी। तो अब आप हम इसको अगर बड़ा करें, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64, 64 प्लस 32 इज 96, एंड 197। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बट इसके अंदर एक गेम चेंजर भी है, गेम प्लान चेंजर भी है। आपको हम्म। सवाल ये होता है स्टूडेंट का कि इनको याद करने पड़ते हैं। याद नहीं करने होते। बट आप अगर सिर्फ इस 65 पे फोकस कर लें, इसको याद कर लें, और 97 को फोकस करके याद कर लें, तो इनके अंदर ऐड करते चले जाओ, तो तुम्हें B C D E F 26 तो कैरेक्टर हैं टोटल। तो हम्म। तो ये तो सिंपल है, हमारे लिए कोई इतना मुश्किल बात तो नहीं है। 65 60 67 से लेकर 90 तक जा रहा है, और वो 97 से स्टार्ट हो रहा है, और 122 तक जा रहा है। इसमें कोई इतनी तकलीफ दे बात नहीं है। हाँ, एक और हमारे पास है चीज जिसको हम कहते हैं, यूजिंग द एस्की टेबल हेल्प टू decode दिस स्पेस, बट एज वेल एज हमारे पास एक और भी है, एक और तरीका भी है। वो क्या तरीका है? जिसको हम कहते हैं 6th बिट एलिमेंट। लेट मी कम बैक फॉर दिस एरिया, और मैं वो 6th बिट एलिमेंट आपको बताता हूँ। अब आपको बाइनरी नजर आ रही है, लेट सपोज ये वाली बाइनरी नजर आ रही है, और ये इसका कुछ अता पता नहीं है आपको। लेट सपोज ये हिडन है, गायब है, हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, आपको किसी ने कहा कि ए कैपिटल लिखा जाता है 1, सॉरी 0 1, 1 2 3 4 5 और एक 1। अच्छा, ये कितने इसने बिट्स यूज किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट पूरा यूज कर रहा है। 8 बिट पूरा यूज कर रहा है, राइट? सो हम्म। ये तो हो गया 65, राइट? उसने कहा हम्म। कि आप स्मॉल ए बना दें। अब हमने वो तो स्मॉल ए को तो काट पीट दिया है। तो हम क्या करेंगे? हम स्मॉल ए लिखेंगे, और कहेंगे कि क्या करें, इस पूरे को कॉपी कर लें। यानी मैं ये वाला 1 दोबारा लिख रहा हूँ, हम्म। फिर बाद वाला 0, फिर 0, फिर 0, 4 हो गए, 5। 5 के हम्म। बाद मैं जरा स्टॉप लगाऊंगा अपने आप को, और ऊपर देखूंगा कि इसके जब 5 हो गए थे, यानी कि 1 2 3 4 और 5 हो गए थे, तो छठा नंबर क्या है? छठा नंबर 0 है। अगर मुझे स्मॉल बनाना है, तो मैं छठे नंबर को इन्वर्ट कर दूंगा, यानी 1 कर दूंगा यहाँ पे, और बाकी सारे नंबर सेम उतार लूंगा। यानी ये दोनों नंबर सेम उतार लिए। सिर्फ इस नंबर, छठे नंबर के साथ हमने एक्टिविटी क्या की, कि हमने इसको चेंज कर दिया, राइट? इससे क्या बना? स्मॉल ए बन गया, और ये 97 बन गया है। अब अगर आप इसको, जो हमने गंदा किया था, इसको साफ करके देखें तो सेम बना होगा। ठीक। तो आपको किसी भी कैपिटल का पता हो तो स्मॉल बना सकते हैं, और ऑब्वियसली स्मॉल का पता हो तो कैपिटल भी बना सकते हैं। भाई इन्वर्ट ही तो करना है इस वैल्यू को, 6th बिट को ऐसे। इन्वर्ट करना है। और गेटिंग सर इट? सारे ऐसे कोड्स में ऐसे ही है। सारे ऐसे ही, सारे ऐसे ही। बस तुम्हें तुम्हें किसी का भी पता होगा भाई, मतलब आपको 65 पे पता है, ठीक है ना? अब आपने अपना हिसाब से, उसने कहा भाई, लेट सपोज उसने कहा कि हमें जे लिखना है। ठीक है, तो आप काउंट कर लेना 65 के बाद, 66 67 68 69 70, जे तक पहुंच जाओगे। ठीक है, जे तक जैसे ही पहुंचोगे 74 पे, यानी तुमने ABCD लिख लिया और नंबर्स लिख लिए सारे, यहाँ से यहाँ तक के, 74 से 74 की बाइनरी बना दो, राइट? ठीक हो गया, बाइनरी समझ बन गई। गया, इजी है, सबसे इजी है। हाँ, बिल्कुल सिंपल ठीक। सा है। और अगर वो कहते हैं स्मॉल जे कर दो, तो क्या करना है? सिर्फ इसको 1 कर देना। देखो, स्मॉल जे ऐसे ही। जी। ठीक ठीक है ना? है। सो तीसरा। जल्दी कर पाएंगे आप, तेज कर लेंगे काम को। ठीक है। जी।
अच्छा, जी जी। होता होता इतना नहीं है। एग्जामिनर जो प्रीवियस सीरीज थी हमारी 2210 की, उसमें ये सब हरकतें करता था कि जी ये वाले नंबर्स दिया करता था। बट काफी अरसे से उसने, जब से हमारी ये 2023 की सीरीज चल रही है, उस वक्त से इसने ऐसे नंबर्स हमें देना बंद किए में। वो काफी कुछ दे देता है और कहता है कि चलो अब बताओ। अभी 25 में एक कुछ आया है इस जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन। बट यही जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं, 6 बिट एलिमेंट के हिसाब से। तो अब मुझे याद नहीं है मार्च सीरीज में या मई जून में, बट कुछ आया जरूर है। अच्छा, अब जरा सा एक हम्म स्टेप आगे लेते हैं। आ, ओके, ये सेम चीज है। ठीक है, मैं इस वक्त इस पार्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वी नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट वी हैव। अच्छा जी, यूनिकोड आ गया। यूनिकोड के अंदर अब आप ये देख रहे हैं भाई कि यूनिकोड में क्या क्या हो रहा है। इवन द एक्सटेंडेड एस्की हम्म कोड इज नॉट इनफ। तो हमें हमारा काम नहीं गुजरा फिर भी ना एक्सटेंडेड से भी, क्योंकि कंप्यूटर को हम्म और बहुत सारी चीजें चाहिए थी, और उन बहुत सारी चीजों में एक बड़ी खास चीज थी जो, मतलब अब मैं कैसे लिखूं बे कंप्यूटर में, वो तो एबीसीडी में नहीं आता। ठीक है, तो मुझे क्या हम्म चाहिए था, मुझे अपनी लैंग्वेज के लिए और बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी लैंग्वेजेस के लिए, जापानीज, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश, यूक्रेन की जो लैंग्वेज है वहाँ, इवन अरेबिक के और सिंधी के कुछ खास वर्ड्स, उनके लिए अलग कैरेक्टर सेट चाहिए थे हमें। तो यूनिकोड हम्म को बनाया गया, और यूनिकोड की लिमिट रखी गई 16 से 32 बिट तक। यानी आप अपने पास जो नोटिंग करेंगे, हम्म 16 से 32 बिट तक की कोडिंग रखी गई। अगर 16 बिट की हम बात करते हैं तो 65,000 कैरेक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं। यानी मैं, मेरे पास होता भी बड़ा मसला है ना यार, अलिफ अलग आता है और अलिफ मदा अलग आता है, तो ये तो दो अलिफ हो गए। हम्म ठीक है ना। अच्छा, अब हम्म बे अलग आता है, ऐसा वाला, और हम्म अगर बे को अलिफ के हम्म, साथ मिला दें तो बा ऐसे बनता है। जी। तो ये कोड अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो इन सारों हम्म का जो, यानी कि हाफ बे जिसको आप कहते हैं, हाफ बे, हाफ पे, हाफ ते, ये भी आप लगाते हैं ना यार। अब इन सब के लिए अलग हम्म अलग चीजें चाहिए थी हमें। तो उन चीजों के लिए, मतलब यूनिकोड जो कंसोर्शियम था, उसने सबसे अपनी अपनी हम्म लैंग्वेजेस के लिए, ताकि कंप्यूटर पे सारे लोग आना शुरू हों, सब सब कंप्यूटर के यूजेस शुरू कर दें। इसके अलावा अब आप देख रहे हैं ये जो शक्लें बनी हुई हैं, ये हम हर जगह बना बना के भेजते रहते हैं। ठीक है ना, ये भी कोई डेटा तो है या नहीं है। हम्म आप थम्स अप लगा देते हैं, कोई डेटा है भाई। ठीक है। हम्म तो वो 2024 की एक एक रिसर्च हमने पढ़ी, उसके अंदर वो कहते हैं कि हर सेकंड के ऊपर जीबीज का डेटा बढ़ रहा है। क्यों? कुछ नहीं, हमने सिर्फ जो है ना, उसको लाइक कर दिया, उसको हार्ट लगा दिया, किसी को थम्स अप कर दिया, किसी को कोई इमोजीज जिनको हम कहते हैं वो लगा दिए। डेटा है भाई वो लगता जा रहा है। हम्म और वो लगता जा रहा है तो डेटा जो सर्वर साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर बढ़ता जाएगा। तो जितने कमेंट्स, जितनी चीज़ें, जितने आपने सिंबल्स लगा दिए, वो सबका सब डेटा है। ठीक है, हम्म तो वो बढ़ रहा है। एनीवे, यूनिकोड के बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे साउंड की। साउंड रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, साउंड को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। साउंड जो है ना, वो रेगुलरली हम आपस में एक दूसरे की आवाज़ जब सुनते हैं, तो वो एनालॉग होती है नेचर के अंदर। लेकिन अगर कंप्यूटर में उसको सेव करना है या कंप्यूटर के थ्रू बात करनी है, तो उसको डिजिटाइज करना पड़ेगा। जैसे इस वक्त आप मेरी आवाज़ जो सुन रहे होंगे, अगर मेरे बराबर में बैठे होते तो मेरी आवाज़ ऐसी ना होती जैसी इस वक्त आप सुन रहे होंगे। थोड़ा फर्क आएगा साउंड के अंदर। जी। ठीक है, क्यों आएगा फर्क? क्योंकि हमने साउंड को सैंपल्स के तौर पर, जैसे कहते हैं, रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड सैम्पलिंग या सैंपल्स। सैंपल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर एक्चुअल साउंड के बिल्कुल करीब चले जाएं, कर सकते हैं हम, टेक्नोलॉजी इज देयर, बट प्रॉब्लम हो जाती है उससे, क्योंकि फाइल का साइज इतना बढ़ जाएगा
तो ट्रांसमिट होने में देर लगेगी। अब मेरी साउंड आपको शायद माइनर हाफ सेकंड के डिले के साथ मिलती होगी, या उससे भी कम सेकंड के डिले के साथ जब मैं बोल रहा हूँ, या मैं कहीं क्लिक करता हूँ, मैं हम्म लिख देता हूँ, तो आपको शायद साउंड पहले आ जाए और लिखी हुई चीज़ बाद में नजर आए, माइनर सा डिफरेंस आएगा आपको, क्योंकि साउंड जल्दी ट्रैवल करेगी हम्म और डेटा थोड़ी देर में आएगा। सो हम इस वजह से साउंड को भी एक्चुअल साउंड नहीं रखते, बट वी नो कि हम एक सेकंड के अंदर कितने सैंपल्स लेते हैं, बेहतरीन साउंड बनाने के लिए हम कितने सैंपल्स लेते हैं। अच्छा, अब साउंड कैन ऑल्सो भी ऑब्वियसली कंप्यूटर में जा रही है तो बाइनरी में रिप्रेजेंट होगी। अब उसको कैसे करेंगे? जी इसके अंदर दो चीजें जरा सी फोकस करने की हैं, एक है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड और एक है लो फ्रीक्वेंसी साउंड। लो फ्रीक्वेंसी साउंड के अंदर साउंड वेव जो है वो बड़े बड़े साउंड वेव्स हैं, यानी वो जो समंदर की लहर बन रही है इसके अंदर, ये हम्म ये बड़ी बन रही है। जबकि वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में वो जो वेव है वो छोटी है। ऑब्वियसली इसका मतलब हम्म क्या हुआ कि टाइम पीरियड इन बिटवीन द साउंड्स आर डिफरेंट। ठीक है, इसको हम कहेंगे लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। और हम्म एक और चीज जो है जो कि इसके अंदर हमें देखने की जरूरत है, वो है टाइमलाइन, टाइम एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। सो इन चीजों को हमें फोकस रखेंगे तो हमारा साउंड सैम्पलिंग रिकॉर्ड होगी। अभी हम इस पे बात करते हैं कि कैसे होती है। अच्छा, फॉर अ कंप्यूटर to successfully process the sound, the analog signals input has to be converted into digital sound, and obviously, the sound will be captured by a microphone. So, input device आपको चाहिए microphone. A piece of software will capture it and convert in analog to digital. इसके लिए हमारे पास ADC के नाम से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हर उस डिवाइस में लगा होगा जहां आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है और डिजिटाइज हो रही है। अच्छा, अब हम्म डिजिटाइज होने के बाद क्या होता है, एक दूसरे एंड के ऊपर आपको स्पीकर चाहिए होता है। वो क्या करता है? वो करता है हम्म DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अदरवाइज मैं तो आपके अपने कान के अंदर आपकी डिजिटल साउंड को तो मैं सुन ही नहीं सकता ना, वो तो डिजिटल है। मुझे एनालॉग हम्म में उसको कन्वर्ट करवाना है। तो वो कन्वर्ट हम्म होगी तो DAC के थ्रू होगी, और वो कौन करेगा? हमारा स्पीकर करने वाला है। स्पीकर ये काम करेगा। अच्छा, जी चले, ये तो थोड़ी सी बात आगे की भी हो गई, ये चैप्टर 3 की बातें शुरू कर दी हैं अभी हमने। खैर, रिकॉर्डिंग हमने देख लिया कि उसको सैम्पलिंग कहते हैं। हाउ सैम्पलिंग यूज टू रिकॉर्ड अ साउंड क्लिप, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। इसको जरा समझना है जल्दी जल्दी। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज फर्स्ट डिटरमाइंड एट अ सेट टाइम इंटरवल्स। एम्पलीट्यूड जो है, जिसको हमने कहा था लाउडनेस ऑफ साउंड, उसको टाइम इंटरवल्स के साथ देखेंगे। अच्छा, फिर क्या करेंगे? दिस गिव्स एन अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउंड वेव। अप्रोक्सीमेट क्यों मिलती है, एक्चुअल क्यों नहीं मिलती? एक्चुअल इसलिए नहीं मिलती कि हम एक्चुअल रिकॉर्ड करना चाहते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि बस हमें एक दूसरे की बात समझ में आ जाए। अगर हम एक्चुअल करने की चक्कर में आ जाएं तो फाइल का साइज बहुत बढ़ने वाला है, और वो अभी आप देखेंगे कि कैसे बढ़ता है। Each हम्म sample of the sound wave is then encoded as a series of binary digits. So what is happening? अब जरा देखिएगा। हमने कहा इसमें 8 is equals to basically 1 1 0 0 0 इन बाइनरी। वो तो हमें पता है, 1 to 4 अगर हम लिखें 1 2 4 8, तो ये 8 जो है वो हमारे पास आ रहा है, नो डाउट। लेकिन द रेंज यूज इन दिस ग्राफ इज 0 to 9। इनमें से कभी भी 0 पे हमें हिट ही नहीं किया। बड़े मजे की बात ये हुई, हम्म हमने शुरू ही 2 से किया है। लेकिन यहां से अगर मैं लाइन, काश मैं लाइन सीधी ड्रॉ कर सकता, जो कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, सेकंड नंबर 1 के ऊपर मैं बेसिकली कहाँ प्लॉट कर रहा हूँ ये देखना पड़ेगा, अराउंड 7। ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं हम्म सैम्पलिंग। अराउंड 7 अप्रोक्सीमेट की बात हो रही है। किसके करीब होगा? अगर कहीं पे किसी जगह पे जैसे सर्टेन ये 4 के करीब है, या 4 पे है, लेट सपोज 4 पे है तकरीबन, तो 4 को काउंट करेंगे।
5 को काउंट नहीं करेंगे। सो ये किसके करीब है, 7 के करीब है, तो हम 7 को इसकी काउंट। वजह से सर आपकी आवाज जो है या किसी की भी आवाज डिलेड आती है या थोड़ी सी चेंज होती है, वो यही वजह चेंज है। होती है, चेंज होती है, डिले की वजह से, डिले नहीं है, चेंज होती है, क्योंकि हम चेंज एक्चुअल चेंज इस साउंड। वजह से होती है ना। हाँ, इसी वजह से हो रही है, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो इस बात को, कि इसी वजह से साउंड हम कह रहे हैं, अप्रोक्सीमेट साउंड सैंपल्स हम क्यों ले रहे वो हैं। एग्जैक्ट उसी तो नहीं लिख सकता ना 6.8, वो तो बहुत ज्यादा नहीं वो हो नहीं 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 जाएगा नहीं, जैसे अरे वो डेटा तो बची। मुसीबत हो जाने वाली है हमसे, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम कितनी मुसीबत पालते हैं, इसमें बहुत मुसीबत पालते हैं हम लोग। अच्छा, अभी तो हमें ये नजर आ रहा है कि 6 सेकंड हमारे पास है, और 6 सेकंड में एक एक सेकंड पे हम एक साउंड सैंपल ले रहे हैं। दैट्स सीम्स लाइक ओके टू अस, ठीक है ना। हम कहते हैं यार हाँ ये सही है, कोई ऐसी बात नहीं है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज यूज टू रिप्रेजेंट साउंड एम्पलीट्यूड ऑल्सो इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द साउंड सैंपल्स। अब जरा इस बात को समझना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार, एक सेकंड के अंदर, ये सेकंड था ना, 0 से 1 सेकंड, ये हम सेकंड इसको काउंट कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं ये टाइम को, मैं कहता हूँ एक सेकंड के अंदर 6 रिप्रेजेंटेशन ले लो, 6 साउंड सैंपल्स लो, ठीक है। तो वो क्या होगा, अच्छी साउंड नहीं सुनाई देगी, क्योंकि मैं तो सैंपल बड़े अच्छे अच्छे ले रहा हूँ। आर यू गेटिंग इट? हम्म। ठीक है ना। हम्म। और अगर इससे बढ़ा दूं तो डेटा तो एक। बहुत बढ़ने वाला है, लेकिन साउंड साफ होने लगेगी, क्योंकि मैं एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के बहुत करीब होने वाला हूँ, ठीक है। मैं करीब करीब जाने वाला हूँ, जितने ज्यादा अब देखो ना, मैंने कहा 1.1 सेकेंड के ऊपर ये था, 1.1 सेकेंड के ऊपर स्लाइटली नीचे हुआ है, फिर और 1.2 सेकेंड के ऊपर लेट सपोज स्लाइटली नीचे हुआ है, तो मैं अब इस पे टच कर रहा हूँ। 1 और 2 के दरमियान अगर मैं करता कि वो 2 पे तो यहाँ आ गया मैं, लेट सपोज, तो बहुत ही बड़ा हम्म। फर्क आने वाला है साउंड के अंदर। सो हम्म। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हम कहते हैं कि साउंड सैम्पलिंग करना बड़ा अच्छा है, और ज्यादा ज्यादा अगर आप साउंड के सेकंड सैंपल्स करेंगे तो ये एक अच्छी चीज हो जाएगी। अच्छा, डेफिनेशन एक नीचे दी हुई है हमें सैम्पलिंग रेजोल्यूशन की, वो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास नोट रखनी चाहिए। द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट साउंड एम्पलीट्यूड इन डिजिटल साउंड रिकॉर्डिंग इज नोन एज बिट डेप्थ, या सैम्पलिंग रेजोल्यूशन भी बोलेंगे उसको। अच्छा, अब क्या हो रहा है, इस डेफिनेशन को आपने याद रखना है, लेकिन अब मैं आपको जरा रिवील करता हूँ। रिवील क्या करना है, ये जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, ये कितने साउंड सैंपल्स लेते हैं, यानी कि वो जो सीडी क्वालिटी साउंड होती है ना, जिसको हम कहते हैं सीडी क्वालिटी साउंड, बड़ी अच्छी गाने की आवाज आती है, बड़ी अच्छी साउंड सुनाई देती है, नाथ की बड़ी अच्छी साउंड सुनाई देती है, जो भी रिकॉर्डिंग हुई भी है, वो एक सेकंड में 48, मोर देन 48,000 सैंपल्स लेता है एक सेकंड के अंदर। यानी इतने पीरियड के अंदर, मैंने तो 6 दिखाया आपको, वो कहते हैं मैं मोर देन 48,000, स्पेसिफिक जहाँ तक मुझे याद है 48,400 सैंपल्स लेता है, ठीक है। तो क्वालिटी अच्छी हो जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है उस सीडी के अंदर, साउंड ट्रैक के अंदर, फिर हमारे पास होता ही कितना स्टफ है, मुश्किल से आधे घंटे का या 20 मिनट का स्टफ, ठीक है। सो साउंड सैंपल ज़्यादा लोगे, फाइल भर जाएगी जल्दी, लेकिन आवाज़ क्लियर आएगी, मज़े की आएगी, क्रिस्पी साउंड आएगी, बिल्कुल वैसी जैसी आप चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ हमारे पास, सैंपल रेट। सैंपल रेट क्या है, द नंबर ऑफ साउंड सैंपल्स टेकन पर सेकंड, ये सीधी सीधी डेफिनेशन है। रेट किसको कहेंगे, सैंपल रेट, नंबर ऑफ साउंड सैंपल टेकन पर सेकंड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये भी हमारे पास जो है ना, बेसिकली फ्रेम एग्जाम। पर सेकंड की हाँ तरह फिर, साउंड ओ बनेगा यस, ओ यस, ओ यस, नो डाउट, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फ्रेम पर सेकंड की, दिस साउंड, मतलब क्या कहेंगे, सैंपल। सैंपल पर सेकंड। अच्छा, अब ऑब्वियसली इसको हम रिकॉर्ड किस में कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इज केपेबल ऑफ टेकिंग मल्टीपल सैंपल्स एवरी सेकंड, हमने तो बात बता दी 48,000। अच्छा, दिस इज measured in hertz, where hertz means 1 sample per second. So उसी की वजह से हम कहते हैं किलो हर्ट्स, उसकी वजह से हम कहते हैं मेगा हर्ट्स,
एंड सो ऑन। ठीक है। हम्म, सो जितने ज्यादा होते जाएंगे उतने ज्यादा हम किलो और पता नहीं क्या क्या लगाते जाएंगे, उससे होता जाएगा काम। इसके फायदे जी। नुकसान क्या है भाई? अगर फाइल की हाई रेजोल्यूशन हो, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन रेट लार्जर रेजोल्यूशन हो, तो जी। क्या होगा? बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं? लार्ज डायनेमिक रेंज मिलेगी हमें, बड़ी अच्छी साउंड सुनाई देगी। कोक स्टूडियो में कितनी अच्छी साउंड सुनाई देती है। हम्म, और उसने हाई रेजोल्यूशन किया हुआ भाई, वो एक हल्का सा डफ भी बजाता है तो उसकी भी आवाज आती है हमें। ठीक है, हल्का सा वो एक पता नहीं क्या लिए हुआ होता है, हाथ में ऐसे हिलाता है तो उसमें छोटे छोटे कुछ बीट्स लगे हुए होते हैं, वो हिलते हैं तो उनकी भी आवाज आती है। बेटर साउंड क्वालिटी आने वाली है और लेस साउंड डिस्टॉर्शन है। बैकग्राउंड साउंड एलिमिनेट होने वाली है और डिस्टॉर्शन कोई नहीं हमें सुनाई देगी, बिल्कुल साफ सुथरी साउंड सुनाई देगी। लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या है? प्रोड्यूस लार्ज फाइल साइज। द फाइल इज ऑब्वियसली गोइंग टू टेक, ट्रांसमिट होने में और डाउनलोड होने में फाइल को देर लगेगी। एंड रिक्वायर्स ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर एज वेल। यानी थोड़ी देर पहले हम जिसको कह रहे थे, जिसको मैंने गलत आपका वर्ड सुना कि स्लो होगा, वो स्लो नहीं था, आपने कुछ और कहा था। लेकिन क्या होगा? जी। इधर तो वाकई में स्लो होने वाला है काम, क्योंकि आप स्मूथ कहा था बहुत मैंने। काम करवा रहे हैं बाइनरी टू डेनरी या डेनरी टू बाइनरी कन्वर्जन का। यानी साउंड के हिसाब से अगर हम देखें कि आप बहुत सारा इसको इसको 44,000, अगर 48,000 आप सैम्पल रेजोल्यूशन ले रहे हैं, हाई क्वालिटी साउंड आप बना रहे हैं, तो उसको टाइम लगेगा उसको प्रोसेस करने में, कन्वर्ट करने में। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना? तो ये तो एक तो हो गई भाई साउंड की बात। अब आगे इमेज जल्दी से। इमेज में क्या है? वो हम लिटरली यूजुअली जब हम पिक्चर खींचते हैं कैमरा से, तो वो बिटमैप में होती है, फिर वो कन्वर्ट होती है जेपैग में। ठीक है, होती ही शुरू में बिटमैप है। हर पिक्चर इधर दबाया बटन, उधर डिजिटल इमेज जो है ना वो बिटमैप में बनेगा। उसको सेव करता है वो, जेपैग में कन्वर्ट कर देता है और उसको आ, यानी दूसरे फॉर्मेट में ले आते हैं ताकि बहुत बड़ी फाइल का साइज ना बने। मैप ऑफ बिट्स कहते हैं इसको, that forms a particular picture when rendered to a display like computer monitor. An image is made up of a two-dimensional matrix of pixels. यानी हम क्या कहते हैं? उसकी हाइट, सर इसका मतलब मैं समझ गया, मैं समझ गया इसका मतलब, ये इसका हाइट मतलब है। वो है ना जैसे पिक्सेल्स जो होते हैं, पिक्सेल्स। जी जी बिल्कुल। और ये हाइट कहला रही है और ये विड्थ कहला रही है। ये हमें चाहिए, पिक्सल्स इनको आप कहते हैं कि कितने बाय। ऑलराइट, सो हम इमेज की बात कर रहे थे कि इमेज जो रेजोल्यूशन है वो पिक्सेल्स के ऊपर प्लॉट कर रही है। लेकिन क्या ये दो चीजें ही हैं इसके अंदर, विड्थ और हाइट? नहीं, हर एरिया का कलर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कितने कलर्स वहां पे यूज हो रहे हैं। ठीक, इस वक्त जितना मैंने हाईलाइट किया उसमें कलर्स ऑब्वियसली मल्टीपल कलर्स यूज हो रहे हैं क्योंकि एक पूरा इमेज बना हुआ है। सो टू कलर्स पे भी बात होती है हमारे पास, जैसे कि ये ब्लैक एंड वाइट हमारे पास जी। पिक्सल है इसके अंदर। इमेज क्वालिटी 1 बिट पर पिक्सल लेगा। दिस मीन्स दैट द ईच पिक्सल कैन बी वन ऑफ टू कलर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इधर 1 और 0। सो ये 1 0 लिखवा लेगा, कोई इतना ट्रबल हमें नहीं मिलेगा इसके अंदर। यानी हम्म, इसमें हमें विड्थ और हाइट को देखना है सिर्फ, हमें कलर्स ज्यादा मिल नहीं रहे। लेकिन जैसे ही कलर्स बढ़ना शुरू होंगे अब हमें परेशानी शुरू होने वाली है। ईच क्योंकि मल्टीपल बिट्स आ जाएंगे। Yes, each pixel is obviously by 2 bits. Then each pixel can be one of 4 colors. So अब हम कहते हैं ये शायद रेड के लिए हमने 0 0, तो ग्रीन के लिए हमने 0 1 ले लिया, तो ब्लू के लिए, हालांकि पूरा बैकग्राउंड में ब्लू है, 1 0 ले लिया, एंड येलो के लिए हमने ये कलर ले लिया। तो जहां वो इमेज आके ठहरेगा उधर हम ये कलर्स भी बताएंगे। सो वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई द विड्थ विद द हाइट, इनको मल्टीप्लाई सिर्फ नहीं करने वाले बल्कि मल्टीप्लाई करने वाले कलर्स को भी, कि कितने कलर हैं। और कलर में भी हम कलर को डायरेक्ट नहीं करते, कलर की बिट को करते हैं। ठीक है, ये अभी जरा आपको नजर आता है। अब क्या हो रहा है? इफ ईच पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 बिट्स, देन
ईच पिक्सल कैन बी वन ऑफ द 8 कलर्स। 3 बिट्स का मतलब है 8 कलर कैसे बनते हैं भाई? ये 3 बिट पे 8 कलर कैसे बनेंगे? कुछ आइडिया? जी। ये 3 बिट पे 8 कलर कैसे बनेंगे? 3 कलर सर, इस पे वो जो होंगे उस पे 1 लिख दिया जाएगा, और जो नहीं होंगे उस पे 0। देखो, 3 बिट का मतलब है कि इतने बिट्स यूज कर रहा है। हम्म। और 8 कलर कैसे बन रहे हैं? ये इन दोनों का, इन सब का अगर टोटल करेंगे तो ये तो 7 बनता है ना? 1 2 4 का 7 बनता है। लेकिन एक एक वो हम पहले से ही सोचे चले हुए नहीं आ रहे हैं कि एक जीरो भी तो है कहीं पे। तो हाँ, 0 से 7 टोटल 8 कलर्स बनेंगे। ठीक है। ठीक हो गया सर। ठीक है ना? अब इसकी जी। पैटर्न को याद रखिएगा कि एग्जामिनर अगर हमसे कहता है कि 8 कलर्स यूज करने हैं, तो हम वो जो मल्टीप्लाई कर रहे थे विड्थ को हाइट के साथ, और मल्टीप्लाई करने वाले थे प्रॉबेबली, अगर हम अभी यहां से सोचना शुरू कर दें तो मैं तो 8 को मल्टीप्लाई कर दूं। नहीं, 8 को मल्टीप्लाई नहीं करना। आपको मल्टी कलर्स हम्म। कितने हैं और उसकी बिट बनानी पड़ेगी, और एक हम्म। ऑब्वियसली एक ऐड करके जीरो के साथ। तो आप कहेंगे जी 3 से जी। मल्टीप्लाई होगा। जी। ठीक है। अगर वो कहता है, डायरेक्ट लिख देता है कभी कभी, कभी कभी नहीं, अक्सर शरीफ आदमी बना रहता है वो एग्जामिनर हमारा, और वो हमें अक्सर बता देता है कि इतने बिट कलर्स हैं, तो वो वही उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। सीधा। लेकिन अगर कभी उसने लिख दिया, क्योंकि ए लेवल में अक्सर ये शरारत करता है वो, और ए लेवल के ही पैटर्न्स को उठा के वो हमारे पास ओ लेवल में लेके आता है, अक्सर ए एस लेवल के पैटर्न्स को उठा के। जी। तो अगर उसने कभी कलर लिख दिया, तो आपको बिट्स बनाना आना चाहिए विद 1 एडिशन, यानी वो जो जीरो का हम ऐड करेंगे। सो ऑब्वियसली हमने यूज करना है इसको। अच्छा, कलर डेप्थ क्या है? इसकी भी डेफिनेशंस याद करनी है। डेफिनेशंस मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा। व्हेन नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर इज कॉल्ड द कलर डेप्थ। ठीक है। हमने कहा ओके, डन है। ये तो कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। 1 बिट, वो कहता है 2 कलर्स लगाएगा, 0 या 1। 2 बिट्स लगाएगा 4 कलर। तो वो हम देख ही चुके हैं यहाँ पे भी पीछे कि 2 बिट 4 कलर कैसे होगा। ये वैसे तो 3 बनता है, लेकिन जीरो को भी ऐड करेंगे तो 4 हो जाएंगे। एंड एट ठीक बिट हो गया कलर 8 बिट कितने करेगा भाई? कितने कलर्स बन जाएंगे आपके ख्याल में? सर। 8 बिट पे तो आई डोंट नो, 9 कलर्स या 8 कलर्स। भाई देखो ना, ये थे एट तीन बिट बिट पे 8 ही बनेंगे सर, वैसे तो 8 बिट पे तो 8 ही बनेंगे। अबे नहीं यार, तुम कैसी बात कर दी यार तुमने। भाई तुम ये बताओ कि जब हम लिखते थे कि अगर मैं ये सारे वंस कर दूं, तो ये आंसर क्या आता था? 255 8। आता था। अरे 8 कैसे आएगा यार? अच्छा अच्छा अच्छा, 250, अच्छा वो हाँ एडिशन का बोल रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल। 255 आता था। जी जी ठीक है ना? तो जी। और हम जीरो को ऐड भी कर रहे हैं, तो बेसिकली व्हाट वी आर राइटिंग नॉट 255, 256 कलर्स। यस। राइट। सो ये 256 कलर्स बनेंगे इससे। 256 कलर्स बन जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक अब हो वो उसका वो नंबर ऑफ टू को 8 से वो भी कर लें अगर, यानी यहाँ पे 8 लगा दूं, तब भी ये काम हो सकता है। बट ऑब्वियसली हमने तो वैसे ही कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव अ 24 बिट कलर डेप्थ। है, होता है हमारे पास 24 बिट कलर्स चल रहे होते हैं, विच मीन्स ओवर गया। 16 मिलियन डिफरेंट कलर्स कैन बी यूज। अब यार वो हम लोग तो जो है ना, ये मर्दाने के अंदर जो है ना, थोड़े से कलर ब्लाइंड होते हैं। ठीक है ना? ये खवातीन होती हैं, उनको बहुत सारे कलर पता होते हैं। अब मुझे कहोगे कि सर ये वाला कलर क्या है और ये वाला कलर क्या है, मैं कहूँगा दोनों येलो हैं। ठीक है। अब हम्म। रेड का एक शेड आप ये देख रहे हैं, ये इस रेड के ऊपर थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, सॉरी, तो स्क्रीन इसको बड़ी हो जाएगी। सो बड़ी नहीं हो रही किसी वजह से। वैसे ये रेड का ये वाला शेड अलग है और ये वाला शेड अलग है, पता चल रहा है इसमें हल्का सा फर्क आ रहा है। ठीक है। हम्म। तो हम तो दोनों को सर रेड, ये रेड नहीं, ऑरेंज है वैसे। कौन सा वाला नीचे वाला? नहीं नहीं, यही ऑरेंज ही है, ये जो आप जो मैं 0 0 0 पे है ना ये। ये जो मैं लिख रहा हूँ,
नहीं, ये तो रेड है, जो आप हाँ। 000 जो लिखा हुआ है ना, अच्छा वो ऑरेंज अच्छा है, अच्छा डार्क अच्छा। ऑरेंज। अच्छा चलो, तो तुम कहते हो कि डार्क ऑरेंज है। मैं कहता हूँ रेड का शेड है यार ये। ऑरेंज खुद तो कोई कलर नहीं है। जी। ऑरेंज मतलब हमारे पास RGB, जिसको हम जब भी लिखते हैं RGB, बेसिकली रेड ग्रीन एंड ब्लू की बात करते मेन हैं। 4 कलर्स होते हैं ना सर, प्राइमरी 4 कलर्स होते हैं। हाँ, लेकिन हमारे पास जब हम कंप्यूटर पे बनाते हैं तो RGB से बनाते हैं ना यार। स्क्रीन के ऊपर हम RGB से हम्म। बनाते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू की सारी इंटेंसिटी यूज करके सारी चीज करते हैं ना। तो हम्म। रेड की रेड की लिमिट जो है ना, 0 से 255 तक चलेगी। हम्म। ग्रीन की भी ऐसे ही होगी, ब्लू की भी ऐसे ही होगी। ठीक है। उससे कलर्स बनना शुरू होंगे, राइट। और वो हमने शायद जब हमने उसको पढ़ा था, क्या कहते हैं, HTML कलर कोड को, तो उसको बनाए भी थे, कलर्स बनाए भी थे हमने। ठीक है ना। हम्म। तो वो उसकी इनफैक्ट जो वीडियो बनी होगी उसमें भी होगा, और मैंने जब आपको ऐसे भी पढ़ाए थे तभी होगा। तो ऑब्वियसली 16 मिलियन कलर्स हम देख रहे हैं, और उनमें से कुछ हमारी ऑब्वियस समझ में भी आ रहे हैं। अच्छा, अब जरा सा इसको जल्दी से हम फाइनलाइज करें। इमेज की रेजोल्यूशन नजर आ रही है हमें, और ये काफी हमें पिक्सेलेटेड नजर आ रहा है, प्रॉब्लम है, पिक्सेल्स फटे हुए हैं। ये थोड़ा सा फाइनर नजर आ रहा है। ठीक है। ये जो कैटेगरी है, सो ऑब्वियसली इसके जो पिक्सेल्स फटे हुए नजर आ रहे हैं, तो इसकी रेजोल्यूशन खराब है। तो इस रेजोल्यूशन की फाइल, अगर सिर्फ इतनी फाइल हो, की फाइल हो, और कंपेयर करेंगे की फाइल के साथ, तो दोनों में अच्छा खासा फर्क होगा। ये इसके अंदर लेस डिटेल है, बिट्स स्कैटर्ड है, तो हमें कम पिक्सेल्स की जरूरत पड़ रही है। यहाँ बिट्स ज्यादा हैं, अच्छे नजर आ रहे हैं, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, तो बिट्स ज्यादा होंगे। और कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये इन्होंने बेचारों ने सर्कल बनाने की कोशिश की थी 5 DPI के साथ। डॉट पर इंच कहते हैं, DPI इज डॉट पर इंच। ठीक है। 10 DPI के साथ कुछ ऐसा बना, 20 DPI के साथ नजर आना शुरू हुआ कि अच्छा सर्कल बना रहे थे। 72 DPI के साथ बड़ी अच्छी नजर आ रही है, और 300 DPI के साथ हमें एक्चुअल बिल्कुल फाइनर पिक्चर नजर आएगी इसकी। So you can go up to for 600 DPI and 1200 DPI, और अच्छा फाइनल कर सकते हो। जो डॉट पर इंच दो जगह पे यूज होता है, एक तो हमने अभी यहाँ आपको दिखा दिए, और दूसरा प्रिंटर पे भी ये नजर आता है, ये DPI डॉट पर इंच। कितने डॉट पर इंच लगाऊं? जितने डॉट पर इंच अच्छे होंगे, उतनी फाइन क्वालिटी इमेज प्रिंट होके आपके पास प्रिंटर से निकलेगा। सो दोनों जगह पे यूज हो रहा है। क्या फायदे नुकसान हो रहे हैं हमें? कॉन्स यूजिंग द हाई रेजोल्यूशन इमेज इंक्रीज द फाइल साइज. This occur when the number of pixel increases greater the size of the size the longer it needed to download. मसला है ये तो एक हमारे लिए बिल्कुल। और a certain amount of reduction in resolution of an image is possible before the loss of the quality become noticeable. तो अब आप ये कर सकते हैं कि क्वालिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, ताकि सेंड करने में आसानी रहे। मिसाल के तौर पर, अगर मैं वापस आता हूँ, इस 72 DPI को भेज दूँ इंस्टेड ऑफ 300 DPI, सर्किल तो ये भी नजर आ रहा है, अगर सर्किल ही दिखाना था तो। ठीक है। जी जी तो जी जी। यस, दिस दिस इज व्हाट वी कैन डू। अच्छा, अब ये बात शुरू हो जाएगी, मेजरमेंट ऑफ डेटा स्टोरेज एंड कैलकुलेशन ऑफ फाइल सर साइज। ये कल कर लें? हाँ बिल्कुल, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये एक जी। मैथमेटिकल टॉपिक है। इसके अंदर आपकी मैथमेटिक्स चाहिए, और मुझे भी अपनी मैथमेटिक्स थोड़ी सी दिखानी पड़ जाएगी। विदाउट नहीं, डन है कैलकुलेटर सर। इसको करना होता है, तो ये एक हमें डन है सर। तकलीफ देने वाला है। चलें, बस ओके। यहीं तक रख ओके रहे सर। हैं। ओके देन, फिर ओके, अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें।